हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग को पढ़ना है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन का देखिए यूज क्या है, तो ये क्या बताता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि नस्ट इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो इसके हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। कैसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो हमारा क्या हो, किसी भी टेम्परेचर, कंसंट्रेशन या प्रेशर पे गिवन होता है, और इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि हमें जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो हम लोग भी तो बात कर रहे थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो अगर हमें नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो, यानी केवल और केवल ई सेल, तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करते हैं किसकी हेल्प से, ई नॉट सेल के हेल्प से। तो हम लोग देखिए यहाँ पे दो चीज निकाल सकते हैं, चाहे हम लोग यहाँ पे क्या करें, ई सेल निकालें या ई किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का कैलकुलेट करें। किसके हेल्प से, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमारा फार्मूला है डायरेक्ट। फार्मूला मतलब नस्ट का इक्वेशन आता है, तो डायरेक्टली हमें इक्वेशन पढ़ना है, न कि इसको डिराइव करना है। तो डायरेक्ट हमारा नस्ट इक्वेशन क्या होता है, E इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। अब देखिए ये सब जो टर्म्स इसमें लिखे हुए हैं उन वो क्या क्या डिफाइन करते हैं, क्या क्या हैं ये सारे। तो E देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, E का मतलब हमें पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं ई सेल, तो ई सेल का मतलब क्या होता है, ये पूरे सेल के पोटेंशियल की बात कर रहा है। यानी जो भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें एनोड और कैथोड दोनों को मिला के जो भी पोटेंशियल है उस सेल का वो दिखा रहा है। अगर हमारे यहाँ पे लिखा रहेगा ई ऑक्स या लिखा रहेगा ई रेड, तो ये क्या बता रहा है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को दिखा रहा है या रिडक्शन पोटेंशियल को दिखा रहा है। यानी किस चीज के लिए, सिंगल इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है ये। तो कहने का मतलब हमारा जो यहाँ पे ई लिखा हुआ है ये दोनों चीज है, ये हमारा क्या है, सेल पोटेंशियल भी है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी है। किसका, सिंगल इलेक्ट्रोड का। सिंगल इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होगा, वो या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उस पे, ठीक है, ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड या रिडक्शन वाला इलेक्ट्रोड। तो यहां पे देखिए दोनों हो सकता है, यानी ये क्या हो सकता है, ई ऑक्स भी और ई रेड भी। तो कहने का मतलब हम लोग सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी यहाँ पे ई है और ये सेल के लिए भी ई है यहाँ पे। और हमें ई नॉट तो पता ही है, ई नॉट क्या डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, स्टैंडर्ड केस में, यानी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या दिखा रहा है, ई नॉट, ये चीज। अब आर देखिए क्या है, आर हमें पता है कि क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो वही चीज यहाँ भी आर है। तो आर की देखिए वैल्यू हम लोग के पता होना चाहिए, आर की वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर केल्विन मोल। तो ये भी हमारा है, आर की एक और वैल्यू होती है, वो होता है 0.0821 करके। तो जनरली देखिए यहाँ पे यही वाला यूज ज़्यादा होगा। T मतलब टेम्परेचर, अब देखिए फॉर्मूले में क्या था, N भी था, RT अपॉन NF। तो RT अपॉन NF, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला जो था, यहाँ पे क्या गिवन है, RT अपॉन NF। तो ये हमारा क्या हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, N और F की बात करते हैं। तो यह हमारा देखिए दिखाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि हम लोग जब भी किसी सेल की बात करेंगे या किसी सिंगल इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, या तो सिंगल इलेक्ट्रोड होगा तो या तो ऑक्सीडाइज होगा या तो रिड्यूस होगा। तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। तो यन वही है हमारा, ये नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सेल लिखा है, जैसे हमारे पास क्या है, कॉपर और Ag2+, ये कोई सेल है और कॉपर कन्वर्ट होगा किसमें, कॉपर 2+ में ऑक्सीडाइज हो गया। अब Ag क्या कर रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन को लेके सिल्वर पे क्या होता है 1+ चार्ज, तो Ag+ है। अब इसके क्या लेना पड़ेगा, दो एटम या दो आयन लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, Ag में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ है, तो ये Cu
2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके किसमें कन्वर्ट हो गया है, Cu2+ में। और जो 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज किया है उसको सिल्वर, जो एक सिल्वर क्या था, प्लस था, तो सिल्वर पर क्या है, एक प्लस चार्ज है, तो उसके चाहिए हमें 2 आयंस, 2 आयन होंगे Ag+ के 2 आयन, तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बदल जाएगी, कन्वर्ट जाएंगे किसमें, 2Ag में। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो कितना है, 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो 2, n की वैल्यू 2 है, ठीक। तो n इस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम लोग नस्ट इक्वेशन में। तो ये क्या दिखाता है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है रेडॉक्स रिएक्शन में। फिर बात करते हैं फैराडे कांस्टेंट F की। तो F देखिए क्या है, तो F हमारा क्या है, फैराडे कांस्टेंट है। F को बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट। अब ये आया कहाँ से, तो देखिए इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो फैराडे कांस्टेंट के लिए यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए जो F है ये क्या दिखाता है, ये होता है नंबर ऑफ ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं फैराडे कांस्टेंट मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यानी मान लीजिए किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, यानी कहने का मतलब 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एनोड टू कैथोड में, तो उसका जो चार्ज है, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज को क्या बोलते हैं, फैराडे कांस्टेंट। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या दिखा रहा है, चार्ज कैरिड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के अगर चार्ज की बात करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और 1 मोल की बात करेंगे तो 1 मोल का मतलब 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स, यानी 1 मोल का मतलब इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू, अब 1 मोल की बात करेंगे कितना हो जाएगा, 6.022 × 10⁻23। तो इस चीज़ को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, ये बन जाएगा 96487, ठीक। ये कितना हो जाएगा, तो चार्ज होता है हमारा किसमें, तो चार्ज है कूलम में, और ये किसमें है, मोल में। तो इसे लिखेंगे हम लोग कूलम पर मोल। तो ये वैल्यू देखिए लेके जल्दी चलते नहीं है, कहीं कहीं अगर क्वेश्चन में गिवन है कि F की वैल्यू यही रखनी है तो रख दीजिएगा, लेकिन अगर अपने से रखना होगा तो F की वैल्यू क्या यूज करते हैं हम लोग, अप्रॉक्स में यूज करेंगे 96500 इतना, ठीक। तो ये वैल्यू हम लोग जनरली क्या लेके चलते हैं, ये वाला, क्योंकि ये इसके क्या है, अप्रॉक्स में तो नहीं है, बहुत ही क्या है इजी करने के लिए केवल लेते हैं, क्योंकि ये क्या है 487 है, ये 500 है, तो अप्रॉक्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन इजी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये लेकर चल देते हैं। तो F समझ जाइए क्या है, फैराडे कांस्टेंट। हम लोग बोल सकते हैं कि 1F = 96500। तो सीधे हम लोग क्या पुट करेंगे, F की जगह पे इतना रख देंगे। अभी देखिए फॉर्मूले में एक टर्म था हमारा लिखा हुआ था log Q। तो अब Q क्या दिखाता है, तो Q का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट। Q का मतलब क्या होता है यहाँ पे, रिएक्शन कोसेंट। तो अब रिएक्शन कोसेंट का मतलब क्या है, तो रिएक्शन कोसेंट हमारा दिखाता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे हम लोग किसी जब पढ़ते थे क्लास 11th में, तो एक चैप्टर था केमिकल इक्विलिब्रियम करके। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग निकालते थे K की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते थे। तो यहाँ पे वो रिएक्शन कैसा होता था, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता था। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन है वो क्या है, रिवर्सिबल यहाँ पे अभी नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शन अभी आएगा तो आगे देखा जाएगा। तो यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ये कैसा है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के केस में जो हमारा K निकालते थे वहाँ पे, वही हमारा K क्या है, Q में कन्वर्ट हो गया है। तो ये भी वही चीज़ दिखा रहा है, लेकिन ये इरिवर्सिबल के लिए उसी K को क्या लिख रहे हैं, Q लिख रहे हैं।
तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो भी हमारा क्या होगा रेडॉक्स रिएक्शन होगा उसमें क्या लेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। जैसे इसको मैं अप्लाई करके दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, डेनियल सेल है, तो डेनियल सेल में क्या होता है, जिंक सॉलिड और Cu2+ एक्वस। तो जिंक सॉलिड कन्वर्ट किस में होता है, Zn2+ Aq में, और कॉपर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो जाता है, चला जाता है रॉड पे, Cu सॉलिड। तो ये तो रिएक्शन है, तो इसमें अगर मैं क्यों लिखूं, तो इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में देखिए दो चीजें हैं, आयंस भी है और क्या है, सॉलिड कॉपर भी है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जो सॉलिड वाले है उसका तो कंसंट्रेशन लेंगे नहीं, क्योंकि सॉलिड तो रॉड है, तो कंसंट्रेशन किसका होगा, लिक्विड स्टेट में जो आयंस होंगे तो इसके कंसंट्रेशन, इसको हम लोग क्या करते हैं 1 मान लेते हैं, और केवल कंसंट्रेशन किसका लिखेंगे, Zn2+ का। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखेंगे Zn2+, और इसे क्या मान लेंगे, Cu को मान लेते हैं कितना 1, क्योंकि पूरा प्रोडक्ट में पूरा जिसको 1 मानते हैं इसको लिखते ही नहीं है, यानी इसको छोड़ भी सकते हैं। अपॉन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में ये वाला 1 हो जाएगा, और क्या बचेगा, Cu2+। तो हमें जो भी आयंस हैं या जो भी एक्वस मीडियम में है केवल उन्हीं को लेकर चलना है। तो इस तरीके से हम लोग कंसंट्रेशन लिखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कंसंट्रेशन का क्वेश्चन में क्या करेगा, क्वेश्चन में कंसंट्रेशन वाले जो टर्म है उसकी वैल्यू गिवन रहती है। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, मोलारिटी दिया रहेगा इसका, यानी जैसे दे दिया कि Zn2+ कितना है 0.1 m है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान देना है। अगर मान लीजिए रिएक्शन में कहीं पे लिखा था एक रिएक्शन, इसके पहले बताया था मैंने, Ag पे लगा हुआ था कितना +1 चार्ज, और ये कितने थे, 2 आयंस थे इसके, और ये एक्वस मीडियम में था। तो अगर इसके कंसंट्रेशन को लिखना होगा तो केवल ऐसे Ag+ लिख के नहीं छोड़ देना है, यानी ये जो इसका कोफिशिएंट है वो कहाँ चला जाता है, पावर में चला जाएगा। तो इसके कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, और जो भी उसकी वैल्यू होगी उसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रहें। ठीक, तो देखिए नस्ट इक्वेशन में इतने सारे टर्म्स थे, तो इन सभी टर्म को हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूले में डायरेक्ट अगर पुट कर दें तो एक नया क्या होता है, फार्मूला बन के आता है हमारा नस्ट इक्वेशन का, जो कि न्यूमेरिकल लगाने में यूज होगा। तो जो पहले वाला जो फार्मूला था ये वाला, ठीक, तो ये हमारा क्या होता है न्यूमेरिकल, इस पर बहुत कम क्वेश्चन इस पर लगते हैं। मेन फार्मूला देखिए इसका क्या है, तो उस पर आइए डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। नस्ट इक्वेशन का जो फार्मूला था वो क्या है, E = E0 - RT/NF। ln का मतलब क्या होता है, log बेस E। क्यों, तो ये तो हमारा नस्ट के इक्वेशन का फार्मूला है। ठीक, तो अगर मैं टेम्परेचर को स्टैंडर्ड ले लूं, क्योंकि देखिए जनरली क्वेश्चन में क्या करेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन ही गिवन होता है, इस पे जल्दी देता नहीं। क्वेश्चन जब भी देगा तो मान के चलिए स्टैंडर्ड केस वाला ही क्वेश्चन अराइज होगा। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आर की वैल्यू कितना है 8.314, इसे लेके चलेंगे। एफ की वैल्यू हमें पता है 96500, और एन की वैल्यू क्या होगी, एन तो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एन केवल क्या है वेरिएबल है, बाकी ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हो गया। और ई इज नॉट सेल या ई नॉट इलेक्ट्रोड, वो तो हमें पता चलेगा क्वेश्चन से। और उसके बाद क्या है क्यू, तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो इन सारी वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो E इक्वल टू निकल के आएगा E0 माइनस, देखिए जब सारी वैल्यू को क्या करेंगे पुट कर देंगे और उसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा 0.0591 अपॉन n। कहने का मतलब ये वाला और ये वाला, इन तीनों को रख के सॉल्व कर दिया गया, तो इतना बच, ये हमारा क्या हो, ये तीनों टर्म्स को सॉल्व कर दिया, इतना आ गया। और log बेस e है, तो जनरली क्या होता है log बेस e से वैल्यू निकलता नहीं है, log का बेस किस में होना चाहिए 10 में, तो log बेस e को यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, log बेस e या इसे क्या बोलते हैं ln, तो इसे जब log बेस 10 में चेंज करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाता है
तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, 2.303 का। तो कहने का मतलब जब भी ई को हम लोग क्या करेंगे, tan में कन्वर्ट करेंगे, इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 2.303 का। तो ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे क्या है, log बेस ई को भी log बेस tan में कन्वर्ट करने के बाद आया है। तो अब log क्या हो गया, बेस tan। तो यहाँ पे ध्यान रहे, तो log जो बेस tan है, अब यहाँ पे log का बेस कितना हो गया, tan, और ये बन गया p/r। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ log e = 2.303 log बेस tan। तो कहने का मतलब इसको भी कन्वर्ट कर दिया गया है इसमें, और इन सारी वैल्यू को रखने के बाद हमारा जो फार्मूला बन के आएगा नस्ट इक्वेशन का, ये निकल के आएगा ये। तो सारे क्वेश्चन क्या होंगे, इसी फार्मूले से लगेंगे। इस फार्मूले से क्वेश्चन जल्दी देता नहीं है रेयर केस में। मान लीजिए कभी कभार दे सकता है कि कोई और टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो उस केस में क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे। तो कहने का मतलब 1% या उससे भी कम ये यूज होगा, 99% या उससे ज़्यादा, यही क्या होता है फार्मूला हमारा यूज होने वाला है, जिससे नस्ट इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको समझते रहिए, इस फॉर्मूले को। तो देखिए फॉर्मूला गिवन है जो मैंने अभी सॉल्व करके लिखा था, ठीक। तो उसे क्या बोलते हैं, नस्ट इक्वेशन एट 25 डिग्री या 298 केल्विन पे। ये फॉर्मूला क्या है, यही वाला नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला बन के आ गया, ठीक। तो अब देखिए पढ़ना है नस्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन को। तो नस्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन क्या क्या है, यानी इस इक्वेशन से जब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोटेंशियल निकालेंगे या किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जब कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमें क्या क्या यहाँ से मिलेगा, ठीक है। इस इक्वेशन से क्या क्या हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो नस्ट इक्वेशन हमारा क्या है, पहला चीज तो ये क्या करता है, कैलकुलेट करता है, यूज टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो पहला चीज कैलकुलेट क्या करता है, सिंगल इलेक्ट्रोड का रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद कंपेयर करते हैं रिलेटिव एबिलिटी एज रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव एजेंट, ठीक है। तो एबिलिटी को हम लोग भी निकाल सकते हैं कि रिडक्टिव एजेंट की एबिलिटी क्या है, ऑक्सीडेटिव एजेंट की एबिलिटी क्या है। और उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, फाइंडिंग द फिजिबिलिटी ऑफ कंबाइनिंग सच ए सिंगल इलेक्ट्रोड एंड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहने का मतलब हम लोग नस्ट इक्वेशन के हेल्प से फिजिबिलिटी निकालते हैं। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, S2, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितना आसानी से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो कर रहा है। यानी कहने का मतलब फिजिबल का मतलब देखिए है क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए अगर मान लीजिए नस्ट इक्वेशन को सॉल्व किए, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाले, ठीक है, चाहे हम लोग सेल का पोटेंशियल निकालें, तो अगर वैल्यू अगर क्या हो रही है, माइनस में आ रही है, पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, सेल पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अगर माइनस में आ रहा है यानी इसका मतलब सेल क्या है, फिजिबल नहीं है। वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ रही है यानी क्या है, फिजिबिलिटी को ये दिखा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रहे। मैं इसको थोड़ा सा देखिए अप्लाई करके दिखाता हूँ। इसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, डेनियल सेल, कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड वाला, और ये कन्वर्ट हो गया Zn2+, और ये कॉपर क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड, ठीक। तो ये डेनियल सेल है। अब इस सेल का हमें मान लीजिए गिवन है E0 सेल, ये कितना होता है 1.10 ठीक है 10 वोल्ट।
ठीक है। मान लीजिए इसका क्या है, ये इतना पोटेंशियल इसका होता है, ठीक है। जैसे हम लोग पोटेंशियल भी निकालते हैं तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 या रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग केवल बोलते हैं, ठीक है। कॉपर का कितना होता है 0.34 वोल्ट। तो उसको जब फार्मूला जब लगाएंगे ई सेल वाला फार्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो वहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल निकल के आएगा सेल पोटेंशियल ये इतना आएगा, ठीक है। जो मैं बता चुका हूँ ये गिवन है। और नस्ट इक्वेशन क्या कैलकुलेट करता है, ई सेल निकालता है, ठीक है। किसके हेल्प से, ई नॉट वाले सेल के हेल्प से। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। बाकी चीजें अब n की वैल्यू n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जिंक रिलीज कर रहा है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके चला जा रहा है किसमें, कॉपर में। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब हम लोग लगाते क्या है नस्ट इक्वेशन, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 पी बाई क्यू। तो देखिए यहाँ पे ई सेल की वैल्यू हो गई 1.10 डायरेक्ट है। कभी कभी क्या करता है अलग अलग दिया रहेगा, इसका पोटेंशियल दिया रहेगा। और ध्यान दीजिएगा कि रिडक्शन पोटेंशियल हमको दिया रहे, रिडक्शन अगर नहीं देगा तो रिडक्शन में उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ई सेल हम लोग खुद से, यानी ई नॉट सेल का फार्मूला क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो इसके हेल्प से निकालना पड़ेगा, ठीक है। और निकालने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ई नॉट सेल निकालने के बाद तब यहाँ जाके पुट करेंगे। तो कभी कभी क्या करता है ये डायरेक्ट भी दे सकता है, यहाँ नहीं भी दे सकता है, ठीक। और 0.059 एन की वैल्यू हो गई 2 लॉग बेस 10। अब इसके बाद देखिए कंसंट्रेशन, तो ये भी हमारा क्या है क्वेश्चन में गिवन होगा। तो कंसंट्रेशन मान लीजिए कुछ भी दिया होगा, ठीक। तो कंसंट्रेशन किसका होता है हमेशा, जो आयंस वाले हैं, यानी इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए इसका दिया हुआ है कंसंट्रेशन 0.1 m, इस तरह से लिखा हुआ है। इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 m। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अब इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट में क्या है Zn2+, तो इसका कंसंट्रेशन है 0.01, और रिएक्टेंट में कॉपर है, इसका कंसंट्रेशन कितना है 0.1। तो इस चीज़ को अगर पूरा सॉल्व किया जाए, और सॉल्व करने के बाद जो ई सेल है, ठीक, उसकी जो भी वैल्यू आई वो किसमें है, वो पॉजिटिव वैल्यू निकल के आई। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेल के फिजिबिलिटी को दिखा रहा है, सेल क्या है, फिजिबल है, यानी ये सेल बनेगा, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो होंगे, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये फिजिबल है, ठीक। अगर ये वैल्यू माइनस में आ रही तो यानी इसकी फिजिबल ये नहीं है। तो ये चीज़ कभी कभी क्वेश्चन में चेक करने के लिए देता है, ठीक। तो किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का भी दे सकता है, पूरे सेल का भी यहाँ पे दे सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यूज वही था, ठीक। और उसके बाद क्या है, EMF ऑफ सेल, ये तो हो गया था पॉइंट। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, EMF ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अननोन आयनिक कंसंट्रेशन। EMF का मतलब क्या होता है, ई सेल को ही EMF ऑफ सेल बोलते हैं। तो ये भी हम लोग निकालते हैं, और हमको पता है कि अननोन आयनिक कंसंट्रेशन पे निकालते हैं, ठीक। यानी कंसंट्रेशन टेम्परेचर उसका क्या है, अननोन रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वाले केस से नॉन स्टैंडर्ड का कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है लास्ट में, pH ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट कैन बी मेजर्ड विथ हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इसके हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, pH निकालते हैं सॉल्यूशन का, pH ऑफ सॉल्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट। स्प्रिंगली सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, ऐसे साल्ट जो क्या हो वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में कम डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। तो उसकी सॉल्युबिलिटी को मेजर कर सकते हैं, या हम लोग किसी सॉल्यूशन के pH को डिटरमाइन कर सकते हैं नस्ट इक्वेशन की हेल्प से। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो क्या है, फिजिबिलिटी वाला, ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा। जनरली होता क्या है कि इस पे एप्लीकेशन तो यहाँ पे कम पूछे जाते हैं, हमारा जनरली यहाँ पे क्वेश्चन और न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड पूछता है नस्ट इक्वेशन से। तो उसके फॉर्मूला जो ये वाला है नस्ट इक्वेशन का, तो आप लोग ठीक इस फॉर्मूले को पढ़ के चलिए,
यानी इस फॉर्मूले को दिमाग में रखिए, फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जनरली हमारा यही फॉर्मूला ज़्यादातर क्या होता है, यूज़ में आएगा। और हमें दो चीज़ निकालने आना चाहिए। पहला चीज़, रिएक्शन कॉन्स्टेंट कैसे निकालते हैं, क्यों, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे, रिएक्शन अगर दिया होगा तो, और दूसरी चीज़ यन, तो बस क्यू निकालना और यन निकालना अगर आ गया तो इसमें पुट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और एक है ई नॉट, तो ई नॉट सबको पता ही है, वो तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। उसमें क्या करते हैं, ठीक, कैथोड माइनस एनोड करते हैं और उसमें रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं कैथोड और एनोड दोनों का। या तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में ई नॉट सेल दिया है तो कोई बात नहीं है, तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो नस्ट का जो इक्वेशन है वो मान लीजिए कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है, एक नंबर में, लेकिन इसको जानना भी जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल तभी समझ में आएगा। तो इस पे मेजर केस हमारा यही है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही नस्ट इक्वेशन से गिवन होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में या उसके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को। तो अभी मैं वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।